अच्छा, उपराज्यपाल पहले ये स्पष्ट कर चुके हैं कि आपके हाथ में सब कुछ है। उन्होंने किसी और पार्टी को मदऊ नहीं किया, उन्होंने हमें नहीं मदऊ किया। अब तो दूसरा वर्ष भी चल रहा है, लेकिन इस समय कारण, इसके पीछे भी तो कोई कारण हो सकता है। उसके बिजली बिल को लेकर, केसीसी लोन को लेकर बहुत बार आग्रह की थी उसको माफ किया जाए। जिसके पास ज्यादा केसीसी लोन है, कम से कम आधा ही तो माफ किया जाए। ये सिर्फ अपने आराम और आसाइश में लगे हैं और इनको लगता है कि गवर्नर ने हमारी कुर्सी छीन ली थी। मैं अभी भी कहता हूँ कोई देर नहीं हुई, 1.5 साल गुजरा, 2 साल गुजरा है, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के लोग अब, लेकिन आज तक इस 1.5 साल 2 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं। इसलिए मैं बार बार तीसरी बार अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस विशेष बातचीत में मौजूद है पूर्व विधायक रफ़ी अहमद मीर साहब और अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, तो जिसका नाम हम बता चुके हैं, विराजमान है दाएं दिशा में। विस्तार से बातचीत करेंगे। स्टेटहुड को लेकर पहला मेरा प्रश्न रहेगा रफ़ी साहब। पहला, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये बता दीजिए कि जो मुख्यमंत्री है और उसकी जो दल है, कई समय से ये आग्रह कर रही है विपक्ष से, बाकी दलों से, कि आप हमारा इस समय सहयोग दीजिए, हम केंद्र सरकार के पास जाएंगे। स्टेटहुड जो हमारी मांग थी, इसमें हमें सहयोग चाहिए। आपकी दल की ओर से क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? देखिए, स्टेटहुड का मसला जो है निहायत ही अहम। इस वक्त सरकार कौन चला रहा है उनके लिए नहीं, लोगों के लिए, स्टेट के लिए ये बहुत ही अहम स्टेट रही है। एक खुद मुख्तार स्टेट सी थी, 370 के तहत हमारा एक स्पेशल स्टेटस था। और जिस वक्त इलेक्शन 2024 में हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी वादे पर आई थी कि जो हमने खोया है उसको वापस पाना है और खासकर स्टेटहुड के लिए हम लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये गैर संजीदा तरीके से हो रहा है। आज तक जितनी भी इनकी कमजोरियां हैं, नॉन परफॉर्मेंस है, वो स्टेटहुड को लेकर ही छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है कि मौजूदा जो कवानीन यहाँ पे है 5 अगस्त 2019 के बाद जो हुए हैं, उसमें गवर्नर साहब के अलग का हाथ में इख्तियार आता है और वज़ीर आला के साथ अलग का। उसमें आज अगर वायवेला किया जाएगा वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला साहब ने ऐलान किया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यूटी के वज़ीर आला बनने के बाद मेरे पास ज़्यादा इख्तियारात नहीं होंगे। और वही आज सूरत हाल इनके पास है। चूँकि एक बहुत ही पुरानी जमात है ये, इनके बहुत सी पीढ़ियों से ये हुकूमत करते आए हैं, इनको इतनी फोरसाइट होनी चाहिए थी कि आगे क्या होने वाला है। अगर दिल्ली को हम मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, इन्होंने हमें गैर जमहूरी तरीके से हमारी ताकत को छीना है, हमारी जमहूरियत को छीना है, हमारी इख्तियारत को छीना है, तो हमें भी अपना रोड मैप तय होना चाहिए था, हम किस तरीके से अपने इख्तियारत को वापस लेंगे। इनको तो अभी 1.5 साल से ये जश्न मना रहे हैं कि हम हुकूमत में आए हैं। और अगर आप बारीकी से देखें, जो इनके हाथ में जो कवानीन हैं, जो चीज़ें हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, जो रोज़मर्रा का काम है, उन पर कहीं अमलावरी नहीं हो रही है। मुलाजमों से हिसाब लेना, करप्शन पर काबू करना, नौजवानों को मुलाजमत देना, पावर में बेहतरी लाना, सड़कों को ठीक करना, अस्पतालों को अपग्रेड करना, ये तो इनके अपने हाथ में। इसमें मुझे बताइए गवर्नर साहब ने कहाँ पे रोड अटकाया? ये हम थे और हमारी पार्टी थी। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने कहा वक्त आया है कि स्टेटहुड के लिए हमें लड़ना चाहिए। हमने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसमें लीड लेनी चाहिए, बल्कि मैंने फारूक अब्दुल्ला का नाम लेकर कहा कि वो सबसे सीनियर लीडर हैं, वो लीड ले सकते हैं और सब लोग उसके पीछे पीछे चलेंगे। हमें इसमें कोई आगे आने की ज़रूरत नहीं है, हम पीछे सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप देखेंगे जिस वक्त भी इन्होंने बातचीत की, इन्होंने बाकी पार्टीज़ को इन्वॉल्व इसमें नहीं किया। बल्कि मैं ये भी समझता हूँ जो PDP ने भी एक चिट्ठी लिखी, उसमें भी इन्होंने हमारी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया। ये शायद इसको ज़ाती बुनियाद समझते हैं। हमें कोई टकराव की सूरत हाल नहीं है, हमने इलेक्शन हारा है, हम कहीं क्लेम नहीं करेंगे हमारे हाथ में कोई चीज़ है। लेकिन एक और एक घेरा होते हैं और समंदर में एक कतरा तेल का भी अगर आप डालेंगे वो अलग एक इंफरादियत रखता है। मुझे ये तवक्का थी, उम्मीद थी ऐसे सियासतदानों से, ऐसे सियासी पार्टियों से, कि जिस वक्त हमने यहाँ से ही ऑफ़र किया था, एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई होनी चाहिए थी, वहाँ पर हमारी तजावीज़ भी आ जाती। अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानसून सेशन पे जाने का प्रोग्राम रखते हैं, आज तक इस डेट पर जब आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, उन्होंने किसी और पार्टी को मदऊ नहीं किया, उन्होंने हमें नहीं मदऊ किया, उन्होंने हमारी कोई किसी भी फर्द को मदऊ नहीं किया। इससे लगता है ये गैर संजीदा है और मुझे लगता है इनको सूट करता है, क्योंकि एक सोचते हैं आने वाले इलेक्शंस के लिए ये कहेंगे हमारे पास स्टेटहुड नहीं था, इसलिए हमने ये बहानाबाजी है। यही 70 साल से जम्मू कश्मीर के लोग झेलते आए हैं और ये आज भी झेलेंगे। ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बड़ा जुल्म है।
रफी साहब, आपने जो बात कही मैं कहना चाह रहा था, लेकिन आपने मेरी बात छीन ली। अच्छा, उपराज्यपाल पहले ये स्पष्ट कर चुके हैं कि आपके हाथ में सब कुछ है। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद ये तो बाकी जो दल है उनको तो निमंत्रण भेज सकते थे, चुनाव जीतने के बाद ही हम जाएंगे स्टेटहुड के लिए, हम लड़ेंगे क्योंकि हम एक ही राज्य में हैं। वैसे तो उस समय भी वो कह सकते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपको याद होगा कि जब बाईसरन का वाक़या हुआ, अनफॉर्चुनेट वाक़या था, उसके बाद SKICC में वज़ीर आला साहब ने तमाम पार्टियों को बुलाया। उसमें MP, ex-MP फारूकुल्लाह साहब, आज़ाद साहब, BJP और हमारा भी छोटा मोटा उसमें प्रेजेंस था, हमें बुलाया गया। अगर उस वक्त इनको तमाम पार्टी की ज़रूरत लगी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की, जो कि जायज़ था, तो दूसरे वाक़यात अगर ये संजीदा समझनी चाहिए तो वो ऐसी बातें इस वक्त भी कर सकते थे। मैं अभी भी कहता हूँ कोई देर नहीं हुई, 1.5 साल गुजरा है, 2 साल गुजरा है, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के लोग अब 70 साल से जेल रहे हैं, अनसर्टिनिटी जेल रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइम जेल रहे हैं, नौजवानों का फ्रस्ट्रेशन जेल रहे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि जिम्मेवारी बनती है हुकूमत की, इतना अच्छा मैंडेट मिला है, इतने अच्छे वोट्स मिले हैं, इतनी अच्छी सीट्स मिली हैं, इनको होश में आना चाहिए और प्रो पीपल इकदाम करने चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे भी नेताओं के मैंने बयान सुने हैं कि कहते हैं कि ये स्टेटहुड का दर्जा इसलिए चाहते हैं कि जो सुरक्षा है, जो पूरा जो डिपार्टमेंट है वो इनके नियंत्रण में आए, तो फिर जो बदला होगा वो हम ले लेंगे। तो कहाँ तक ये सच्चाई आपको इसमें दिख रही है? देखिए, अंदर की बात है, इनके दिल में क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस स्टेट को स्टेटहुड मिलना हक है। इतनी बड़ी रियासत, साइज़ में भी, पॉपुलेशन में भी इतनी बाइख्तियार ये रही है। और यहाँ मिलिटेंसी के दौरान जब भी हुकूमतें रही हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, चाहे वो PDP की रही, उस वक्त भी जो सरकार का चलाव होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलजुल कर चलाया जाता है। यूनिफाइड कमांड होता है, उसमें आर्मी, CID, IB सब लोग शामिल होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है दीज थिंग्स कैन बी वर्क आउट, ये बातचीत हो सकती है। दिल्ली के साथ भी न अपीसमेंट की ज़रूरत है, न कोई जंग की ज़रूरत है। बातचीत से हर मसला हल किया जा सकता है, बशर्ते कि आपकी नीयत सही हो और आप में दम हो और आप में ताकत हो। कहीं जब आप एक फैसला लेते हैं फोकस तरीके पर, उसमें अड़चनें ज़रूर आ चाहिए, लेकिन आज तक कौन सी बात है जो अड़चनें दूर नहीं हो सकती हैं, बल्कि अगर आपकी नीयत हो। जी सर, लेकिन एक मसला है यहाँ सर, जब एक सरल आदमी होता है, मैंने भी 1-2 बार स्टोरी चलाई, जो बड़े जो पत्रकार हैं उन्होंने भी स्टोरी चलाई कई बार। ये जो सरकार भी सत्ता में बैठी है, उनको कहें कि बिल को लेकर, KCC लोन को लेकर बहुत बार आग्रह की थी उसको माफ़ किया जाए। जिसके पास ज़्यादा KCC लोन है कम से कम आधा ही तो माफ़ किया जाए। उसके बाद जो बिजली बिल है, किसी के पास 70,000 भी पेंडिंग है, 1 लाख ज़्यादा पेंडिंग है, उसको थोड़ी सी रियायत दी जाए। लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं है। छोटे से कुछ ऐसे काम है, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। जो चुनाव से पहले उन्होंने वादे लोगों के साथ किए थे, वो तो हमें अभी भी पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन छोटे से मसले वो भी जब उनसे पूरे नहीं होते, तो देखिए, मैंने यहाँ से ही जिक्र किया कि इनका परफॉर्मेंस उन डिपार्टमेंट्स में भी है जहाँ इनके खुद के इख्तियारात हैं, खुद के मिनिस्टर्स हैं, वहाँ भी नॉन परफॉर्मेंस है। मुझे बताइए, मुझे लगता है इनको प्रो पीपल होने का न फिक्र है, न कोई गम है, न ये करना चाहते हैं। ये जिस वक्त यहाँ VP सिंह की सरकार दिल्ली में थी और यहाँ पे हालात ख़राब थे, उस वक्त दिल्ली में एक ऐलान हुआ कि कोऑपरेटिव के कर्जे माफ़ किए जाएंगे। जब देवगौड़ा साहब की सरकार थी, उस वक्त दिल्ली की सरकार ने ये फैसला किया कि 50,000 तक के कर्जे हम माफ़ करेंगे। ये 6 साल के उर्से में 2019 के बाद जो रियासत जम्मू कश्मीर की हालत हुई थी, डिसएम्पावरमेंट हुई थी, हमें तवक्का थी कि जो भी सरकार यहाँ बनेगी वो कुछ ऐलानात करेगी, कुछ अपने एजेंडे को लेकर, कुछ अपने मैनिफेस्टो को लेकर और कुछ लोगों के हालात देखकर। उसमें 3-4 डिपार्टमेंट्स, 3-4 इश्यूज़ को ये सामने ला सकते थे। क्योंकि बिजली का इशू था, उनके फीस की बकाया जाती, उन नौजवानों की बेरोज़गारी का मसला था, डेवलपमेंटल मसला था, टूरिज़्म का मसला था, इको और एनवायरमेंटल बैलेंस का मसला था। लेकिन आज तक इस 1.5 साल 2 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं। इसलिए मैं बार बार तीसरी बार आपसे यही कहता हूँ, मुझे लगता है आज तक इनको इस बात की फ़िक्र नहीं है। ये सिर्फ अपने आराम और आसाइश में लगे हैं और इनको लगता है कि गवर्नर ने हमारी कुर्सी छीन ली थी, यह मुश्किल से वापस आई है, इस पे साथ चिपके रहें, वही इनका काम है और उससे ज़्यादा कुछ। 2026 यात्रा हमने देखा सर, आपने हर जगह विधानसभा यात्रियों का किया है, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है कि मानवीय अधिकारों का हम सम्मान करते आए हैं सर। तो लगता है पिछले वर्ष को इस वर्ष के साथ तुलना करके थोड़ी सी अरेंजमेंट में थोड़ा कुछ अंतर दिखा आपको जब आप उनका अभिनंदन कर रहे थे पहलगाम में सर? नहीं, मैं ईमानदारी से बताऊंगा, मुझे लगता है इस साल बेहतर इंतजाम है। श्राइन बोर्ड लगी हुई है, इन्होंने वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ाया है, सड़क की भी बेहतरी की है, बिजली की भी बेहतरी की है। लेकिन जो इसमें ऑफिसर
जो हर साल रहते हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है, वो काम कर रहे हैं, मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों की भी ख्वाहिश रहती है, लोग भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी इसमें काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है मज़ीद बेहतरी इसमें हो सकती है, लेकिन इंतज़ामात में कोई कमी नहीं है। श्राइन बोर्ड के इंतज़ामात और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर मुझे लगता है पिछले साल से बेहतर है और बेहतर होने की तवक्को है। तो जी हाँ, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक और जनरल सेक्रेटरी अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर राज्य के रफ़ी अहमद मीर साहब। उनके साथ हमारी विस्तार के साथ बातचीत हुई, विशेष बातचीत। तो कई सारे मुद्दों के बारे में हमने उनके साथ बातचीत की। फिलहाल आप इस रिपोर्ट को देखते हैं।